हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी कराने वाले हैं गद्यखंड का, और वो भी चैप्टर 5 का, जिसका नाम है नागरी लिपि। और ये क्लास 10th का बिहार बोर्ड का चल रहा है, जो कि आपको बहुत दिन के बाद क्लास आया, क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा मेरा डैमेज हो गया था और मनी प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मुझे मोबाइल ख़रीदने के लिए समय लग गया। ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं था। अब मोबाइल खरीदा गया है, अब आपको क्लास देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत जितने भी टॉपिक होते हैं सभी का आपको सोल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। आपको इस चैनल पे आपको सभी विषय का सारांश, वस्तुनिष्ठ, वन शॉट नोट्स, प्रश्न उत्तर तथा नोट्स भी आपको इस पर फ्री में देखने को मिलेंगे, और वो भी डेली। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। ठीक है, आप पहले बता दिए क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड का है, और ये क्लास 10th का पार्ट 5 है, जिसका नाम है नागरी लिपि। ठीक है, और आप देख रहे हैं कुमार एकेडमी पे। पहला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के अक्षर की स्थिरता कैसे आ गई। अक्षर की स्थिरता की बात करते हैं तो स्थिरता का मतलब होता है रुक जाना। स्थिरता का मतलब क्या होता है? रुक जाना। ठीक है, स्लो हो जाना, स्थिर हो जाना। ठीक, तो देवनागरी की लिपि जो अक्षर था उसमें स्थिरता आने के कारण क्या था? तो करीब 200 वर्ष पहले, यहाँ पे 200 नहीं, यहाँ पे 2000 वर्ष पहले होगा, पहली बार देवनागरी लिपि की टाइप बने और उसमें से पुस्तक छपने लगी, इसलिए इस अक्षरों की स्थिरता आ गई। जब पुस्तक छपने लगा, बुक आने लगी, ठीक है, तब से अक्षर जो लिखाता था हाथ से उसमें स्थिर होने लगा, रुकावट होने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी जो लिपि होता है, देवनागरी लिपि में हम संस्कृत भी लिख सकते हैं, हिंदी, नेपाली, मराठी, बंगाली आदि ये जो भाषाएं हैं, इस भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है लेखक ने किन भारतीय लिपियों को देवनागरी का संबंध बताया है। मतलब लेखक जो बताना चाहते हैं, उन्होंने भारतीय लिपि को देवनागरी लिपि का संबंध बताया, और कोई दूसरा लिपि होगा उसको भारत के ही लिपि से समझे, जैसे कि तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, ब्राह्मी हो गया। ये सभी जो है भारतीय लिपि देवनागरी लिपि से संबंध बताएं, क्योंकि इसके संबंध जो है एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि किसे कहते हैं। क्या है? नंदी नगरी। नंदी नगरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। तो नंदी नगरी की अगर बात करें तो ये विजयनगर के राजाओं की लिपि को नंदी नगरी का लिपि कहते हैं। मतलब विजयनगर के राजा, उस समय जो विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, उस राजाओं की जो लेख लिखा गया था, उस लेख के लिपि जो था, उस लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं। लेखक नए देवनागरी लिपि की उत्पत्ति का प्रसंग नदी नागरी उल्लेख से किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभ लेखक कहाँ से प्राप्त हुए, उसका विवरण दे। नागरी लिपि के आरंभ लेख दक्षिण भारत से ही प्राप्त हुए। कोकण की शिलाएं मान्यता के राष्ट्रकूट, देवनागरी यादव तथा विजयनगर के शासक के लेख की नागरी लिपि का प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मी क्या है। ब्राह्मी और सिंधु लिपि की तुलना में नागरी लिपि मुख्य परिचय क्या है। मतलब ब्राह्मी जो लिपि है वह सिंधु लिपि की तुलना में देखा जाए तो नागरी लिपि के काफ़ी परिचयित लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मी और सिंधु लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान यही है कि इनकी अक्षरों में सिरों पर पूरी लकीरें बनी हुई है। इसमें क्या होता है कि सिर जो होता है ना, उस पर लकीर बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ब्राह्मी कहा जाता है। इसके सिरों की रेखाएं उतनी ही लंबी होती है जिनके अक्षरों की चौड़ाई होती है। जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, आर, तो यहाँ से जो इसका रेखा जो होता है ना, ये बड़ा ऐसे होगा तो फिर ऐसे होता है। इस तरह का जो लेख होता है उसमें ब्राह्मी में लिखा जाता है। अगली बात करते हैं कि उत्तर भारत में किन शासकों ने प्राचीन नगर का लेख प्राप्त होते हैं। मतलब उत्तर भारत के जो शासक थे, उन शासकों को प्राचीन नगरी यानी कि सबसे पुराना उस नागरी लेख से क्या प्राप्त होता है। तो भारत में मेवाड़ से गुहिल तथा अजमेर के चौहान, कंजौर और गढ़वाल, कठियावाल, गुजरात में सोलंकी, आबू के परमार, बुलंदखेर, चंदेल आदि शासकों के लेख देवनागरी लिपि से प्राप्त होते हैं। अगली टॉपिक की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं। नागरी जो लिपि होता है, हम उस नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं। लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। देवनागरी का संबंध लेखक ने बताया है कि देवनागरी शब्द काशी से उत्पन्न हुआ है। ये भी चीज़ याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देवनागरी जो संबंध है ये कहाँ से शब्द आया है, तो ये काशी से संबंध आया है, इसलिए नागरी को देवनागरी कहा गया है। किंतु दूसरे मत के अनुसार प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के देव अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय का नगर कहा गया है। यह बात भी कुछ सत्य प्रतीत मालूम पड़ता है। कुछ लेखकों का मत है कि गुजरात में देवनागरी कहा जाता है, परंतु कुल मिलाकर नागरी को ही देवनागरी आपस में एकता नहीं है, क्योंकि नागरी लिपि और देवनागरी लिपि थोड़ा सा भिन्न हो जाता है।
अगली है कि अंग्रेजी की उत्पत्ति से संबंध में लेखक का क्या कहना है। पटना से नागरी का क्या संबंध, लेखक ने नए संबंध बताया है। मतलब पटना से नागरी का जो क्या संबंध जो था लेखक ने नया बताया है उसके बारे में। नागरिक उत्पत्ति के संबंध में लेखक अनेक विचार सामने आए हैं। मतलब वो उनके विचार में ना अनेक तरह का विचार आया था। कैसा विचार आया था कि एक मत के अनुसार सबसे पहले गुजरात के नागौर ब्राह्मण तथा इस लिपि का प्रयोग किया। मतलब जो ब्राह्मण जो थे नागौर का, सबसे पहले उन्होंने इस लिपि का जो प्रयोग किया था, इसलिए इसे नागरी लिपि कहते हैं। एक अन्य मत है कि दूसरी देवनागरी लिपि काशी में पहली बार प्रयोग किया गया था। जो भाषा होती है लिखने की वो काशी में प्रयोग किया गया था, इसे उसे के अनुसार भाषा का प्रयोग किया था, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। सबसे पहले तो नागरी लिपि यहाँ पे समझ लीजिए। नागरी लिपि जब नागौर के गुजरात के नागौर ब्राह्मण ने एक नया लिपि का प्रयोग किया था तो उसे नागरी लिपि कहते हैं। लेकिन अन्य मत है कि देवनागरी लिपि काशी में पहली बार प्रयोग किया था, इसीलिए उसे देवनागरी कहते हैं, क्योंकि उसे देवों का भूमि कहा जाता है। काशी भगवान यानी कि शंकर भगवान, इसलिए उन्हें देवनागरी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि प्राचीन नगर का पाटलिपुत्र का शब्द ही विशेष समान है। प्राचीन नगर पाटलिपुत्र को ही पहले का नाम पटना जो पड़ता है उसी को पहला नाम पाटलिपुत्र से जानते थे। इस नगर की लिपि होने के कारण इसे नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया। और पटना का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला है कि नागरी लिपि कब एक सर्वसिद्ध लिपि थी। मतलब नागरी लिपि जो था वो किस समय एक सर्वदेशित लिपि बना गया था। तो अगर बात करें तो नागरी लिपि इस 8वीं सदी से 18वीं सदी तक पूरे देश में फैल गया। ये जो नागरी लिपि था पहले तो था ही नहीं, मतलब था उस भाषा का अलग अलग था, लेकिन जैसे जैसे 8वीं सदी बीतते गया, 8वीं से 18वीं सदी आया, ये पूरे हमारे देश में ये लिपि फैल गई। इसलिए कहा जा सकता है कि उसकी समय एक सर्वदेशित लिपि थी। अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के साथ किसका जन्म होता है। इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है। तो नागरी लिपि के साथ देखिए अनेक प्रदर्शित भाषा भी उत्पन्न जन्म होता है। जब वो लिपि हुआ तो उसके साथ बहुत सारे भाषाएं जो उत्पन्न होती है। 8वीं और 9वीं सदी से आरंभिक में हिंदी का साहित्य मिलने लगता है। हिंदी भाषा जो हम लोग बोलते हैं, आप जो हिंदी देख रहे हैं, ये सब 8वीं और 9वीं सदी से ही देखने को मिल जाता है। हिंदी के आदि कवि शरदपाद का दोहा पोस्ट 8वीं सदी में ही मिलती थी। इससे पता चलता है कि 8वीं 11वीं में लिखी गई उस समय नागरी लिपि के ही साथ मराठी बंगाई उस समय नागरी लिपि का साथ बंगाली मराठी भारतीय भाषा का जन्म हो रहा था। उस समय भाषा जो था एक दूसरे भाषा आ रहा था और लोग सब उस भाषा को सीख रहे थे, उस भाषा को ग्रहण कर रहे थे। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि गुज्जर प्रतिहार कौन थे। ये गुज्जर जो था ये प्रतिहार था कौन, भारत में जो था, लेकिन ये था क्या। तो देख लीजिए, गुज्जर प्रतिहार भारत में बाहर से आए थे। ये गुज्जर जो प्रतिहार था भारत में ये बाहर से आया था, यहाँ का निवासी नहीं था, ये बाहर का निवासी था। सबसे पहले उन्होंने लगभग 8वीं शताब्दी में अंतर्विर्त प्रदेश पर शासन किया, बाद में कंजौर पर अधिकार कर लिया। इन शासक को मिहिर भोज और महेंद्र पाल विख्यात हुए और इसी को क्या कहा जाता है, गुज्जर कहा जाता है। जो कि आपको समाज में मिल जाएगा। एक गुज्जर का क्या हो जाएगा, जात हो जाएगा। धर्म हो जाता है तो हिंदू ही होता है, लेकिन सबका जात अलग हो जाता है। इसलिए ये सभी क्रांतार जो थे ये भारत का नहीं थे, दूसरे देशों से आए हुए थे। ठीक है, तो आप गुज्जर प्रतिहार समझ में आ गया। तो यहाँ से आपका चैप्टर जो होता है ख़त्म होता है और यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट थे इसका मैंने ऑलरेडी 1 शॉट करा चुका हूँ, सारांश भी करा चुका हूँ। आप नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैं हर सब्जेक्ट का एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसको उस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ बढ़िया से देखने को मिलेगा। ये हिंदी का अलग, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी टॉपिक का मैंने ऑलरेडी PDF बना चुका हूँ। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और चैनल पर सभी आपका क्लास 10 का जितने भी टॉपिक होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, सभी का मैं आपको क्लास कराया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।